ना? हाँ जी, तो कैसे आप सभी? आप सोच रहे होंगे कि वीडियो पहले डाल दिया वो वाला कि क्लासें आएगी, क्लासें 2 दिन से आ नहीं रही है। तो इसके लिए मैं आप सभी से पहले तो माफी चाहूंगा। हम शुरू करते हैं क्लास 11 के भौतिक भूगोल के सिद्धांत से। अब विश्वास रखिए आपको क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले सीधे टॉपिक की बात करें, ज्यादा लंबा नहीं जा करके। क्लास 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों में सबसे पहला जो चैप्टर है, जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट है नहीं, याद करने लायक चीज कुछ है नहीं, केवल हमें समझनी है। इसीलिए सीधे इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं, भूगोल एक विषय के रूप में। आप सभी ने लगभग पहले पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में भूगोल को। उसमें इतिहास भी था, अर्थव्यवस्था भी थी, राजनीतिक विज्ञान भी था और भूगोल भी था। भूगोल को हमने किसी अलग विषय के रूप में न पढ़ करके, परंतु अब हम क्या करेंगे, आपने क्योंकि पर्टिकुलर एक विषय के धारा के रूप में गए हैं, अब आप भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि भूगोल है क्या, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे इस चैप्टर में हैं। तो हम देखते हैं कि भूगोल क्या है। सबसे पहले यदि मैं नॉर्मल शब्दों में यह कहूं कि भूगोल क्या है, तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। क्या है? पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। एक बार बोलो, क्या है? पृथ्वी का वर्णन। अब कहोगे सर पृथ्वी का वर्णन कैसे भूगोल है? हमें इस बारे में विशेष रूप से समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो भौतिक वातावरण है, पहले आप समझेंगे कि भौतिक वातावरण क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो भौतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण का मतलब यह होता है कि वह सभी प्रक्रियाएं या वह सभी तत्व जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जिनके निर्माण में मानव का कोई भी रोल नहीं है, वह सभी तत्व भौतिक वातावरण के अंदर आएंगे। जैसे मैं बात करूं पहाड़, मैं बात करता हूं झीलों की। आप कहेंगे सर को किस प्रकार की? कई झीलें तो ऐसी होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती है, पर हमें वो झीलें देखनी है जिन झीलों को मानव द्वारा न बना करके प्राकृतिक रूप से। कई प्रकार के वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ज्वालामुखी हो गई, अन्य वह सभी तत्व जो मानव द्वारा बनाए गए हैं किसके अंदर आ जाएंगे? सॉरी, मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं, किसके अंदर आ जाएंगे? भौतिक वातावरण के अंदर आ जाएंगे। अब इस भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं, अब मानव इसके साथ किस किस प्रकार की क्रिया करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। आप कहोगे साहब मानव का इसकी क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है? तो मानव पहाड़ से क्या तोड़ के लेके जाता है? पत्थर, और उन पत्थरों से किसका निर्माण करता है? घरों का निर्माण करता है। तो वो जो घर बनता है वह एक मानवीय कृति है, मानवीय क्रियाकलाप है। उसके साथ और क्या हो गया? आप कहोगे सब झीलों के साथ वन, वन में भी मानव कई प्रकार की क्रियाएं करता है। पेड़ पौधे, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का हम अध्ययन करते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का वर्णन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। एक और कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देने वाले अलग अलग जो तत्व होते हैं उन्हें भौतिक वातावरण कहा जाता है, जिसमें मृदा, वनस्पति, नदियां, मौसम, सूर्य का प्रकाश आदि आदि प्रकार की चीजें आ सकती हैं। अब बात करते हैं मुख्य रूप से सीधी सीधी नोट्स। मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स बना के लाया हूं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको यह लगे इस टेक्निकल जमाने के अंदर हैंड रिटन नोट्स कौन बना के लेके आता है। तो भाई देखो, हमारे पास विशेष रूप से कोई बड़ी टेक्निकल टीम तो है नहीं जो यहाँ पर बनाए गए नोट्सों को टाइप कर जाए। अपने इसी से काम चलाना है। और ये वाले जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और चैनल आपको इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर, या फिर मिल जाएगा। एक बार इसका लिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। भौतिक भूगोल मानव और क्रियाओं का आपसी संबंध है। आपसी संबंध किस प्रकार? मानव क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, इन दोनों के आपसी संबंध को हम भूगोल के विषय में पढ़ता है। जीवन, अच्छा नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूं आपको। प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए टाइपिंग भी करें, पर क्या है कि कई बार टाइप नहीं हो पाता है।
अच्छा ये जूम होगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। बाकी यदि चीजें आपको लगातार समझ में आ रही है बाद के साथ भी, बाद में और अभी, तो अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जरूर बताएं। क्या हो गया भाई इसको, ये बड़ी समस्या है शुरुआत के अंदर। प्रश्न छोड़ो, प्रश्न बाद में, मैंने वैसे ही पहले लिख लिए। भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के आपसी संबंध को हम भूगोल के विषय के रूप में पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ा जाता है कि भूगोल क्या है, तो भूगोल जीवन जीने के लिए हमारे आसपास के संसाधनों पर निर्भरता, पहले जैसे हमारे आसपास किस प्रकार के संसाधन है, पहले के समय जो आदि मानव हुआ करता था वो किस पर निर्भर था, एक तो पशुओं पर और एक खाद्य सामग्री जो कहां से, पेड़ पौधों से हमें मिल जाती थी, उस पर मानव था। फिर मानव ने टेक्नोलॉजी अपनाई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने खुद के अपने, जैसे कि उसने गेहूं उगाना शुरू कर दिया, गेहूं को भी एक विधिवत रूप से, अन्य प्रकार के अनाज उगाने शुरू किए, सब्जियां उगानी शुरू की। इस प्रकार मानव ने प्रयास किया कि वो खुद के लिए करे। इन दोनों के आपसी संबंध की मानव पहले के समय से लगाकर, यानी आदि मानव से लगाकर अब तक उसने किस किस स्टेप के माध्यम से काम किया और उसमें किस किस तत्व का योगदान रहा, उसका यदि हम सम्मिलित अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं भूगोल ग्लोब की समय। अच्छा ये वाला सुनो कि तकनीकी के माध्यम से और ग्लोब में तकनीकी से मानव ने विकास किया, फिर मानव तकनीकी के साथ किस किस प्रकार आया और उसने क्या क्या काम किए। तो हम देखते हैं कि भूगोल क्या है, ग्लोब की समझ है। हम ग्लोब के माध्यम से पूरी पृथ्वी को समझते हैं। जीआईएस के माध्यम से, भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से हम वर्तमान में इतिहास, अर्थव्यवस्था, ये अन्य सभी वस्तुओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से हम हर चीज का उपयोग करते हैं। आज हम और आप जो मैप के माध्यम से चलते हैं वो इसी का है। उसके बाद होता है संगणक मानचित्र। यहां पर एक शब्द आ रहा है संगणक मानचित्र कला। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने कैसे ली। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। पहले मानव हाथ के द्वारा मैप बनाया करता था, परंतु वर्तमान समय में हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से संगणक के मानचित्र बनाए तथा आदि की समझ विकसित करना ही हमारा क्या है, भूगोल का पढ़ना। हालांकि प्रश्न मैंने पहले लिखे हैं आपके, इस प्रकार के प्रश्न आपके, यदि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप, इस प्रकार के प्रश्न दिए होंगे। भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, यही प्रश्न है शायद सबसे पहला प्रश्न आपके, कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमने देखा भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानव यहां पर रहता है। पहले मानव जो कि आदि मानव था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, उससे लगाकर वर्तमान समय तक मानव ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को कितना अपग्रेड किया और किस प्रकार से किया, उन सब की समझ विकसित करने के लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। उसके बाद सीधी बात करते हैं भूगोल क्या है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, चैप्टर प्रश्न वाइज बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर इस बार है ना कुछ तो कट गया है, तो वो भी मैं देख के आया हूं। एनसीईआरटी ने इस बार आपके सिलेबस से कुछ टॉपिक निकाल दिए हैं। भूगोल क्या है, भूगोल मैंने जैसा कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। क्या है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। पृथ्वी के वर्णन के अंदर वो सभी तत्व आ जाते हैं, चाहे वो मानव हो, भौतिक तत्व हो, जलमंडल हो, वायुमंडल हो, सभी प्रकार के। भूगोल विषय में पृथ्वी के अपने ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्या है इसका, थोड़ा सा मैं ऊपरी स्वरूप की बात करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के अंदर क्या आता है, हालांकि आंतरिक स्वरूप भी हो जाता है। जैसे क्या क्या, ज्वालामुखी, भूकंप किस प्रकार से आते हैं, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के मेटल पाए जाते हैं, मेटल माने खनिज, वो हो जाते हैं अंदर की। जबकि पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार के तत्व हैं भूगोल के अंदर, वो बात करते हैं। एक होता है भौतिक स्वरूप और एक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या होता है उसकी बात हम यहां पर करते हैं। भौतिक स्वरूप, और एक यहां पर लिखा है सामाजिक और सांस्कृतिक। भौतिक स्वरूप के अंदर क्या आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसके निर्माण में जिन तत्वों पर मानव का कोई अधिकार नहीं है, कोई मुख्य रूप से कार्य प्रणाली नहीं है, उसे कहा जाता है भौतिक स्वरूप। उसमें क्या आ जाता है, पर्वत, पहाड़, घाटियां, मैदान, पठार, समंदर, झील, रेगिस्तान, वन। इसके अलावा यदि आपको और कुछ भी दिख रहा हो जिसके निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं है, वो सभी क्या है, भौतिक स्वरूप है। और दूसरा क्या है, सामाजिक स्वरूप।
सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप वह है जो पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्माण किया गया है, जिसके अंदर वह सभी आ जाएंगे, जैसे गांव हो गए, नगर हो गए, बंदरगाह माने पोर्ट हो गए, और बाजार हो गए, मानव द्वारा बनाए गए अन्य सभी वस्तुएं। आप कहोगे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी तो एक स्वरूप ही है, जिसके ऊपर मैं जिस बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूं वो भी तो एक मानवीय स्वरूप है, जिस पैनल के माध्यम से, जिस कैमरे से आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है। इन दोनों के आपसी अध्ययन को क्या कहते हैं? हम भूगोल कहा जाता है। आपको समझ में आ रहेगी। मैं जहां तक मेरा मानना है, मैंने पढ़ा है, चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि समझ से रिलेटेड है। आगे कोई फैक्ट वगैरह चीज आएगी तो मैं उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मानव के भौतिक स्वरूप क्या है। मानव भौतिक स्वरूप और सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप का मंचन करता है। कैसे? एक बार मैं वापस चलता हूं इस पर। ऐसे मानव किस प्रकार से मंचन करता है, इसका अपन वापस देखते हैं कि ये जो भौतिक स्वरूप है, जिसके अंदर पहाड़ है, पहाड़, पठार, घाटियां वगैरह, ये सभी एक धरातल देते हैं। जिस प्रकार कोई भी रामलीला या मंचन करना होता है, उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, उस मंच पर खड़े होकर के कलाकार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव क्या करता है, इस भौतिक स्वरूप पर, मानव क्या करता है, इस भौतिक स्वरूप पर खड़े होकर के मंचन करता है, अपनी कलाकृति दिखाता है। जैसे पर्वत हो गए, पठार, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान आदि आदि आदि। इस पर कैसे करता है? मानव नगर बनाए तो भी धरातल पे बने, और ये सभी धरातल के पार्ट है। नगर, सड़कें भी इन्हीं पे बनती है, रेल, बंदरगाह, बाजार, इन सभी तत्वों पर ही तो हम खड़े रहते हैं, इन पर ही तो हमारा कार्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव इसका मंचन करता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भूगोल शब्द के बारे में। यह थोड़ा सा रटने वाला फैक्ट है, आप थोड़ा सा इसको रटेंगे तो मुझे लगता है लंबे समय तक आपके ये कार्य आ जाएगा। और सबसे ज्यादा अपने को मौत भी रटने में ही आती है कि रटा नहीं जाए, बाकी तो हम क्या सुन लेंगे, आप जैसा सुनाएंगे। तो भूगोल शब्द की बात करते हैं। भूगोल शब्द जो है सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। एक बार इस व्यक्ति का नाम याद करो, बाकी वाले क्या नाम है? भूगोल शब्द देने वाला व्यक्ति इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। एक बार बोलिए आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इरेटोस्थनीज। और यदि आप नोटबुक लेकर के साथ में बैठे हैं तो लिखिए क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। कहां का रहने वाला था? ग्रीक का रहने वाला, जो यूरोप के ग्रीक नाम की एक भाषा है, उस ग्रीक भाषा के अंदर इसका लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर उस समय जिसने इसने भूगोल का वास्तविक वर्णन दिया था, उस समय क्या था? ज्योग्राफी जो हम लिखते हैं, ज्योग्राफी, और इसमें ज्योग्राफ्स, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और वर्णन के, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो जियोग्राफोस था, उसका धीरे धीरे इसका अपभ्रंश होते हुए वर्तमान में हम इस शब्द को इस नाम से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी शब्द से पढ़ते हैं। ज्योग्राफ्स किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। यदि हम सम्मिलित रूप से इसको पढ़े तो पृथ्वी का वर्णन। शब्द दिया किसने था? इरेटोस्थनीज नाम के व्यक्ति ने शब्द इसको दिया था। क्या शब्द? भूगोल शब्द। पहले ये भूगोल नहीं था, क्या था? जियोग्राफोस था। वर्तमान में क्या हो गया है? ज्योग्राफी हो गया है। एक बार वापस बोलेंगे आप लोग। जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? भूगोल शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। दोनों को सम्मिलित रूप से यदि पढ़े तो इसका अर्थ होता है ज्योग्राफी या पृथ्वी का वर्णन। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कंपटीशन लेवल के अंदर आपसे पूछा जाएगा, प्लीज याद रखी जाए इन चीजों को। अब बात करते हैं आगे की ओर। ये वाला शायद इस बार एनसीईआरटी के, मैं थोड़ा सा पढ़ करके देख लेता हूं क्योंकि इस बार आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इस बार नहीं दिया हुआ है। भले नोट्स बने हो, आपके सिलेबस से काट दिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में नहीं पूछा जाएगा, परंतु ज्ञानवर्धन के लिए इस विषय को लेकर के थोड़ा बहुत यदि पढ़ लेते तो आगे अपने काम आ जाएगा। अब बात करते हैं भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषय से सूचना लेकर उसका अध्ययन करता है। यहां पर एक शब्द आ रहा है सामाजिक विषयों और प्राकृतिक विषयों से लेकर के अध्ययन करता है। कैसे?
कि जैसे कि मैं मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बात करनी है, या अर्थशास्त्र के बारे में, वनस्पति शास्त्र के बारे में, इन सभी के लेकर के, जैसे राजनीति के बारे में कि भारत की राजनीति कैसी है, अमेरिका की राजनीति कैसी, या फिर मैं भारत में ही बात करता हूं, भारत के अंदर बिहार की राजधानी राजनीति को लेकर के और दक्षिण की राजनीति में बहुत सारा अंतर है, इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण भी है। या फिर मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान की एक रेगिस्तान की राजनीति अलग होगी और अन्य राज्यों की राजनीति अलग होगी, उसके पीछे क्योंकि उसके भौगोलिक कारण भी तो है कि वहां रेगिस्तान पाया जाता है, और रेगिस्तान के कारण वहां की भौगोलिक मांग कुछ अलग है, उस मांग के आधार पर वहां की राजनीति कुछ अलग है। तो भूगोल क्या करता है, सभी विषय, चाहे कोई प्रकार के विषय हो, चाहे मैं बात करूं वनस्पति को लेकर के, तो भारत के अन्य जगहों पर या पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उनका अध्ययन हम वनस्पति भूगोल के अंदर करते हैं। हम ये पाते हैं कि कहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहां पर पाई जाती है तो वहीं पर क्यों पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम प्रयास करते हैं कि भूगोल को आपसी समझ, परंतु ये इस बारे में आपके एनसीईआरटी ने काट दिया है तो मत पढ़ना, आप तो स्किप कर जाना भले, है ना। तो भूगोल के क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र अलग अलग हो सकते, जैसा कि मैंने बताया क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया जाता है कि क्षेत्र अलग अलग कैसे हो सकते हैं। राजस्थान के स्टेट रेगिस्तान के अंदर खेजड़ी पाई जाती है, क्यों? क्योंकि पानी नहीं होता है। उस बात में करो, हिमालय के अंदर अलग प्रकार के हरे भरे वृक्ष पाई जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वैसा ही क्यों पाया जाता है, इसका अध्ययन वहां पर हम करते हैं, कारणों का अध्ययन किया जाता है। ये छोड़ो, आपके आना नहीं है तो क्यों पढ़ा जाए। अच्छा, ये ज्यादा आ गया। अच्छा, ये आएगा, वो अगला नहीं है ना, प्राकृतिक विषय वाला, ये तो आना है। अब बात करते हैं भूगोल तथा, दिख रहा होगा, थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए आप, है ना, फोन की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के सभी इकाइयों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। प्रकृति और मानव के बीच में अध्ययन कैसे करता है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले एक प्रश्न उठ करके आता है कि बताइए पहचान क्या है। मैं मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर चले गए कि आप ठेठ नीचे दक्षिण के या राजस्थान के रेगिस्तान से आते हैं और हिमालय क्षेत्र में घूमने चले गए। आपने अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां, वनस्पति कुछ देखा और आपने कहा कि ये क्या है, तो सबसे पहले भूगोल वहां से प्रश्न उठाता है कि वो क्या है, उसके बारे में आप पहचान मिलती है। फिर आप ये पूछ लेते हैं कि ये यहीं पर क्यों है, कहां है। सॉरी, आप मान लीजिए कि आपने कोई फोटो देखा फोन के अंदर और आपके मन में स्वाभाविक सी बात है, पहली बार फोटो ये आया कि हाँ, हमने पता कर लिया कि ये क्या है, और ये कहां पर पाया जाता है। आपने कोई ऐसा सागवान का फोटो देख लिया, स्वाभाविक सी बात है आपके दिमाग में सीधा आएगा कि सागवान कहां पर है। यह होता है भूगोल का दूसरा प्रश्न का उत्तर देने का। और तीसरा प्रश्न अपने दिमाग में सीधा आता है कि यदि इस प्रकार के वृक्ष कहीं पर पाए जाते हैं तो वहीं पर क्यों पाए जाते हैं। यदि राजस्थान में खेजड़ी ही पाई जाती है, मैं बात करूं कि खेजड़ी हिमालय में क्यों नहीं पाई जाती, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो भूगोल के इस प्रकार के प्रश्नों के कारण कार्य कारण संबंध के रूप में दिया जाता है। हाँ, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, पहले तो इस शब्द को हमें समझना पड़ेगा कि समाकलन क्या होता है। समाकलन का मतलब होता है किसी का आकलन करना कि कौन सा, किस प्रकार की चीजें कहां पर कैसी है। तो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक विषय कैसे है, पहले तो संश्लेषण और विश्लेषण दो प्रकार के शब्द होते हैं। विश्लेषण का अर्थ होता है कि विषय को तोड़ तोड़ करके उसका अध्ययन करना, जबकि संश्लेषण का अर्थ होता है किन्हीं दो विषयों या दो से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ करके उसका अध्ययन करना। भूगोल यहाँ पर दो विषयों को जोड़ करके अध्ययन करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि भूगोल किसी दो तत्वों को, कैसे, वो प्राकृतिक विज्ञान को जोड़ लेता है, वो राजनीति को जोड़ लेता है, वो इतिहास को जोड़ लेता है। कैसे, आपके दिमाग में यदि मैं कोई विषय कहूं कि एक इतिहास का कोई युद्ध ले लेता हूं, या इतिहास के किसी बहुत बड़े किले के बारे में, या फिर किसी भी इमारत के बारे में
आपके दिमाग में आएगी इस प्रकार की इमारत है, आपके दिमाग में स्वाभाविक सी बात है पहला प्रश्न यही आएगा कि ये इमारत है कहां पर। तो इतिहास के साथ इसका कोरिलेशन हो गया, आपस में जुड़ गई। तो दो विषयों को उसी प्रकार मैं कहूं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है या फिर इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से ही बढ़ रही है। जो व्यक्ति या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पहले तो आपके दिमाग में स्वाभाविक सी बात यह है कि अमेरिका कहां पर है, तो कहीं ना कहीं भूगोल के साथ ये अर्थव्यवस्था को जोड़ रहा है। नॉर्मल शब्दों में ये कहूं मैं, तो दो विषयों को जोड़ करके जहां अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंदर, जैसे हम संश्लेषणात्मक विषय भूगोल को मानते हैं। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय विश्लेषण करता है, क्षेत्रों के बारे में अलग अलग विश्लेषण करता है। दो विषय को तो जोड़ता ही जोड़ता है, बहुत क्षेत्रों को भी जोड़ता है, क्षेत्र के साथ अलग अलग टुकड़े करता है। कैसे? जैसे कि मैं बात करूं कि जनसंख्या को लेकर के हम देखते हैं कि जनसंख्या में यहां पर घनत्व इस क्षेत्र के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार का घनत्व किसी दूसरे स्थान पर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके दोनों स्थानों पर आपसी संबंध होगा, इसीलिए उन दोनों स्थानों को क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम भूगोल को क्षेत्रीय संश्लेषण के नाम से भी जानता है। इतिहास काल का मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के विज्ञान विशेष शब्द है या विज्ञान से संबंधित जितने प्रकार के भी विषय है उनका संबंध भूगोल के साथ है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, अन्य कई प्रकार के जो विज्ञान विषय से संबंधित हो भूगोल से। भूगोल सभी विषयों के साथ संबंध रख करके कार्य करता है। भूगोल के एक विद्यार्थी को सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास में केवल काम करेंगे, आंकड़ों से काम हो जाएगा, कहानियों से काम चल जाएगा, पर भूगोल में नहीं चलेगा। अब बात करते हैं, भूगोल तथ्यों के साथ साथ समग्रता का भी अध्ययन करता है। जैसे भूगोल तथ्य लेता है, तथ्य माने आंकड़े लेता है, ये आंकड़ों के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करता है। तथ्य कैसे लेता है कि एक किसी गांव के अंदर गए, और जैसा कि आपके क्लास 12th के अंदर सर्वे होगा और आप पाएंगे या आपके सीनियर जो 12th है वो कहीं गए होंगे, अपन वहां पर देखते हैं कि गांव के अंदर सर्वे करते हैं, वहां पर तथ्य लेते हैं कि कितने घर हैं, उन घरों में कितने लोग रहते हैं, कितने प्रकार के बच्चे हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, वहां उस गांव की स्थापना कैसी हुई, वो एक ऐतिहासिक आंकड़ा हो गया। वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो हमारा आर्थिक भूगोल हो गया। तो आंकड़ों के साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, इस प्रकार ही क्यों हुआ उसका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी गांव के अंदर कोई गांव समृद्ध है, उनके परिवार समृद्ध है, तो हम उसको खेती से भी जोड़ सकते हैं, सरकारी नौकरियों से जोड़ सकते हैं, बाहर के व्यापार से जोड़ सकते हैं। उस प्रकार का समग्र अध्ययन जो करते हैं वो भूगोल के अंदर करता है। भूगोल तथ्य तो लेता है, तथ्य का मतलब होता है आंकड़े। आंकड़े लेने के साथ साथ वो समाकलन, समग्रता से संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास, बहुत विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करता है भूगोल। आप कहोगे सर नहीं आ रहा इधर उधर वाला, मुझे भी पता है, समझ वाली चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो मैं पहले वहां काट गया था, जबकि ये काटना यहाँ पर था। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान वाला नहीं पढ़ना, सीधे सीधा आगे जाओ। आपके कट गया, आप नया सिलेबस देखना है ना एनसीईआरटी वाला, तो नहीं पढ़ना पड़े, तो ये वाला सीधा आगे चलते हैं। खगोलीय भूगोल का अध्ययन करता है, ये वाला भी कट गया, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। अब भूगोल की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। चलो, भूगोल की शाखाएं। वैसे तो भूगोल की शाखाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक तो प्रादेशिक हो सकती है या क्षेत्रीय भी कहा जा सकता है। एक होती है विषय के आधार पर अध्ययन करना। अच्छा, शाखाओं को सॉरी इसको है ना उपागम कहा जा सकता है, अध्ययन के उपागम। यानी भूगोल का दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय भूगोल के एक तो क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के हम करते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। विषय के आधार पर कैसे करते हैं? जैसे मैं ले लेता हूं कि मृदा विज्ञान को लेकर के, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो हम मिट्टी के बारे में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं और आपके पास मैप नहीं है, तो मैं क्या कहूं, आप भूगोल का सही से अध्ययन नहीं करें। या तो आपको मैप बनाना आना चाहिए बहुत स्पीड के साथ, और यदि नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बनाइए, अपने साथ रखिए।
यदि मैप अच्छे से और बहुत स्पीड से बना पाएंगे तो आधा काम तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। आपको वर्ल्ड मैप तथा भारत का मैप दोनों ही बनाना है, ये अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप। तो जैसे मृदा को लेकर के मैं मानता हूं कि हमने जानकारी ली कि साहब यहाँ पर एक मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इनका क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करते हैं, विषय के आधार पर मृदा विज्ञान में, यहां पर और यहां पर। दूसरी बात मैं यह लूं कि दूसरे विषय जलवायु के बारे में बात करते हैं। जलवायु विज्ञान विषय ले रहे हैं हम, विषय हो गया ना अलग से, जलवायु विज्ञान जो भूगोल की शाखा है। हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु लगभग सेम है। हम यह भी देखते हैं कि यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु लगभग सेम है। तो क्षेत्र का अध्ययन हो गया है, सॉरी विषय का, पहले यहाँ की जलवायु का अध्ययन, फिर यहाँ की जलवायु का। अब क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार अध्ययन किया जाता है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पर अध्ययन किया जाए केवल पहले राजस्थान का, या फिर पहले मैं कहूं बिहार का अध्ययन किया जाए, तो क्या करेंगे, इस क्षेत्र पर्टिकुलर के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ का घनत्व क्या है, यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ के नगर कैसे हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की कृषि कैसी है, यहाँ के लोगों की साक्षरता कैसी है। यानी एक पूरे क्षेत्र के आधार पर केवल इस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। विषय के अंदर तो इस विषय यहां पर भी कर लिया और यहां पर भी कर लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र को लेंगे और उस क्षेत्र को लेकर उस क्षेत्र का पूरा विश्लेषण करेंगे। चाहे उसके अंदर आप मृदा और सोइल दोनों एक साथ कर लेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ऐसा अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि वहां पर क्या लिखा है आपने। अच्छा ये तो काट दिया क्या आपने, नहीं काटा। हाँ, विषय वस्तु के आधार पर जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गया, इसका अध्ययन जहां कहीं भी किया जाए, वो प्राकृतिक वनस्पति हिमालय की हो और या फिर प्राकृतिक वनस्पति मैं को दक्षिण भारत की हो, यदि दोनों आपस में थोड़ी बहुत मिल रही है तो जहां जहां भारत के अंदर वनस्पति पाई जाती उसका अध्ययन किया जाएगा, वो आ जाएगी इसके अंदर। मौसम के अंदर पूरे भारत के अंदर किस किस प्रकार का मौसम कहां कहां पर पाया जाता है, इसका अध्ययन हम करेंगे मौसम विज्ञान के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर अलग विषय है। जबकि यही मैं बात करूं क्षेत्रीय या प्रदेश के आधार पर, अभी मैंने जैसा कि बताया एक क्षेत्र को लेंगे, उसके अंदर हम यह भी देखेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है। एक क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर एक क्षेत्र विशेष के अंदर सभी तत्वों का अध्ययन करना किस उपागम के अंदर आ जाएगा, प्रादिक। अब बात करते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर ये दिया किसने कहा था, ऐसा बात किसने कही थी कि सब विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन करना चाहिए। जिनको कहना था वो तो कह करके चले गए, अब अध्ययन हमें करना है। तो विषय वस्तु के आधार पर जो सिद्धांत हमें दिया था, कहा था कि विषय के आधार पर ही अध्ययन करना चाहिए, तो वो देने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक बार बोलो कौन था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक बार बोलिए नाम वापस, कि विषय के आधार पर कौन था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक बार वापस बोलिए कौन था व्यक्ति, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जो प्रदेश के आधार पर कहने वाला वो कहना था कार्ल रिटर। कार्ल कहता वैसा नहीं, ऐसे अध्ययन नहीं किया जाए। फिर हम क्या करते हैं कि एक बार जैसे कि कहीं की वनस्पति का अध्ययन किए, फिर दूसरे स्थान पर जाए वह वनस्पति का अध्ययन करें, इससे हमारा दिमाग बहुत खराब होता है, इतना कौन ट्रेवल करे। हम तो एक काम करते हैं भाई, हमें दूसरे स्थान से क्या लेना देना, वहां की वनस्पति हमें तो क्षेत्र से लेना देना है ना हमारे अपने। तो कार्ल रिटर ने कहा भाई साहब ऐसा नहीं कर, हम्बोल्ट साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे प्रदेश के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। इसीलिए कार्ल रिटर ने यह कह दिया कि हम प्रादेशिक या क्षेत्र के आधार पर भूगोल का अध्ययन करेंगे, जबकि हम्बोल्ट साहब ने कहा कि हम करेंगे तो विषय के आधार पर। ये दोनों ही बंदे रहने वाले कहां थे, जर्मनी के रहने वाले थे। वहां पर आपके एक शब्द और दिया हुआ है, ये जर्मनी वाला तो याद रही तो बाद में वैसे याद हो जाएगा जब ज्यादा बार पढ़ोगे, पर ये दोनों याद रखना कि कार्ल रिटर ने कहा था प्रादेशिक अध्ययन और विषय वस्तु के आधार पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा। द्वैतवाद का अर्थ होता है किसी भी एक तत्व या एक विषय पर दो अलग अलग विचारधाराओं का होना द्वैतवाद कहलाता है। यहाँ पर भी भूगोल में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक प्रादेशिक विचारधारा है तथा दूसरी ओर हम इसका अध्ययन करते हैं विषय के आधार पर, सॉरी प्रादेशिक है ना। अब बात करते हैं आगे की ओर, कितने बचे रहा अभी। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाओं की। एक बार आपके पास नोटबुक होगी, नोटबुक साथ में लेकर के बैठिए, भूगोल की शाखाओं का अध्ययन। अच्छा, भूगोल की शाखाओं का अध्ययन भी हम दो प्रकार से करते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा, एक तो क्षेत्रीय आधार पर और एक तो पहले जो ये लिखा है ये विषय वस्तु के आधार पर, हमें पहले से ही पता चल रहा है
विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु में हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक भूगोल। जैसा कि मैंने बताया, भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसके अंदर मानव का कोई लेना देना नहीं है, वह स्वतः प्राकृतिक रूप से वहां पर पृथ्वी के ऊपरी पटल पर पाई जाती है, उसे हम भौतिक भूगोल के अंदर सबसे पहले भू आकृति विज्ञान के अंदर। अच्छा, भू आकृति विज्ञान में हम पढ़ते क्या होंगे सॉरी भू आकृति विज्ञान में हम पढ़ते क्या है, पृथ्वी पर किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे वहां के पठार कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, ज्वालामुखी, अन्य अन्य प्रकार के हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि मौसम कहां पर कैसा है, कहां का वायुमंडल कैसा है, कितने प्रकार की कहां की जलवायु है, उसका अध्ययन हम करते हैं जलवायु। जल विज्ञान के अंदर स्वाभाविक सी बात है, हम जल के बारे में करेंगे। समंदर के अंदर पानी किस प्रकार का है, कहां की लवणता कितनी है, झीलें कहां खारी है, कहां पर मीठी है, वहां पर है तो वहीं पर क्यों है, इस प्रकार का अध्ययन हम कहीं पर करते हैं, तो जल विज्ञान के अंदर करते हैं। और मृदा भूगोल के अंदर हम मृदा की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कितने प्रकार की मृदाएं होती है और मृदा के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम मृदा भूगोल के अंदर। ये रटने की बात नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी समझ रहनी चाहिए बड़ी बड़ी। और आगे का जो भूगोल का सिलेबस बनता है वो इसी आधार पर बनता है। अब बात करते हैं मानव भूगोल। क्या हो गया रे, ठीक है। मानव भूगोल के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल की। सांस्कृतिक भूगोल हम अध्ययन किसका करते हैं कि मानव ने किस किस प्रकार की संस्कृति को अध्ययन किया है, किस प्रकार की संस्कृति का, कहां चला गया, एक बार कमेंट देख लिया जाए। चलिए, कोई विशेष तो नहीं दिख रहा मुझे ऐसा, मैं करवा देता हूं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल की। हम जनसंख्या में सबसे पहले यह देखते हैं कि कहां की जनसंख्या का वितरण कैसे, वितरण का माने यदि मैं यहां पर बताऊं, ये दक्षिण भारत है, हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि जनसंख्या कम है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, यहाँ का घनत्व ज्यादा है। इस प्रकार जनसंख्या वितरण यानी बिखरे हुए किस प्रकार है, उसका अध्ययन हम करते हैं जनसंख्या में। अधिवास का माने मानव किस प्रकार की बस्तियों में रहता है और कहां पर रहता है, इसका यदि हम अध्ययन करते हैं तो वो हम करते हैं मुख्य रूप से जनसंख्या। आर्थिक भूगोल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि कहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत है, कहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी कम है। कैसे, हम आर्थिक भूगोल में यह भी देख सकते हैं कि भारत के गरीब राज्यों के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश तो आजकल ज्यादा हो गए पर बिहार को मानते हैं, तो बिहार का यदि आर्थिक भूगोल में अध्ययन करना हो तो हम साथ में जोड़ करके देखेंगे कि ऐसा क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये गरीब है। यानी अर्थव्यवस्था का एनालिसिस जहां किया जाता है वो आर्थिक भूगोल में करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के अंदर इतिहास के साथ कनेक्ट करके भूगोल का अध्ययन किया जाता है, स्मारकों के बारे में, अध्ययनों के बारे में। और साथ ही साथ में यदि यह भी कहूं, अच्छा इसको तो मैं सीधा यहां पर जोड़ सकता हूं, ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम यह देखते हैं कि भूगोल के वो कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से उसने इतिहास को बदल करके रख दिया, वो क्या कारण थे। जैसे कि मैं बात करूं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के 3 और समंदर है और उस समंदर ने भारत के कई हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रमणों को रोक करके हमें सुरक्षा प्रदान की। ऊपरी हिस्सा जो भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, जिसे हम हिमालय के नाम से पढ़ते हैं, उसने ऊपर से होने वाले कई आक्रमणों को रोका, जिसमें मुख्य रूप से नेपोलियन का, जो यदि हिस्ट्री आपने ठीक से पढ़ी है तो नेपोलियन का जो हमला होना था वो उसका रुकने का मुख्य कारण हिमालय ही था। हमारी हिमालय सबसे ज्यादा इधर सर्दियां रोकता है, यदि रसिया से आने वाली सर्दियां हिमालय नहीं हो तो अपना पापा कट जाए, इधर हालत खराब कर जाए। तो उसमें हम इतिहास को किस प्रकार से उसने प्रभावित किया भूगोल ने, या भूगोल के उन तत्वों ने, उनका अध्ययन हम करते हैं मुख्य रूप से इतिहास भूगोल में, ऐतिहासिक भूगोल में। अब बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। तो राजनीतिक भूगोल के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि वहां के भूगोल ने राजनीति को किस प्रकार से बदल दिया, क्योंकि जहां की भौगोलिक व्यवस्था अलग होगी तो वहां की राजनीतिक मांगे कुछ अलग होगी, और वो मांगे ही जो भूगोल से प्रभावित होते हैं वो राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। जैसे
यदि मैं बात करूं कि कोई मुख्य रूप से इस प्रकार के किसी जंगल में रह रहे हैं, उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, या वो किसी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां का तापमान बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोगों की मांग क्या होगी? यही कि हमारे इनके विरुद्ध क्या क्या काम कर सकते हैं, या हमारा विकास किस प्रकार हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीति को भी तो प्रभावित करता है। इसीलिए उसके अंदर अध्ययन किसका करते हैं? अरे उसका अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक भूगोल के अंदर। अब बात करते हैं जीव भूगोल। जीवों के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, और उसके अंदर भी कौन कौन से आ जाएंगे? ये क्यों आ रहा है भाई? जीव भूगोल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं वनस्पति भूगोल को। हम वनस्पति भूगोल में समस्त वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं कि कहां पर किस प्रकार की वनस्पति है, कहां पर पौधे कैसे हैं, और वो वहां पर है तो वैसे ही क्यों है। इस प्रकार का अध्ययन हम वनस्पति भूगोल में करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का भूगोल हम जानते हैं, आप खूब सारा पढ़ा होगा। पर्यावरण भूगोल के अंदर हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक उपागम और भूगोल की शाखाएं। चलिए, अब तक हम पढ़ रहे थे विषय के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे भूगोल के क्षेत्रीय आधार पर। यहाँ पर मैंने प्रादेशिक की लिख लिया, इसको क्षेत्रीय पढ़ना। आपको यदि समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पर प्रादेशिक की जगह क्षेत्रीय कर देता हूँ। जैसा कि हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष को लेंगे और उस क्षेत्र विशेष का अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? एक बहुत बड़े क्षेत्र को लेंगे, उसका अध्ययन कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, या लघु स्तर का ले सकते हैं। यदि मैं उसका कहूं कि हम किसी एक राज्य का अध्ययन कर सकते हैं, किसी जिले के अंदर क्या क्या उसका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर किसी छोटे से तहसील या गांव को लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसे हम क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में रखते हैं। जैसे क्या हो सकता है इसके अंदर? इसका ग्रामीण इलाकों नियोजन तथा शहर तथा नगर नियोजन से प्रादेशिक नियोजन। छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसका उपयोग कहां पर किया जा सकता है ये बताओ मुझे तो, कि प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन का उपयोग कैसे होगा? हम तो हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का यदि अध्ययन करेंगे तो उस क्षेत्र का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसका फीडबैक भी तो हमें मिलेगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रादेशिक विकास के अंदर सहयोग ले सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं मुख्य रूप से। अब आपको बता, भौतिक भूगोल का महत्व है। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही तो भौतिक भूगोल का महत्व है। फिर भी यहाँ पर क्या लिखा गया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन एवं विश्लेषण की सहायता मानव जीवन की सरलता ला देता है। भौतिक भूगोल जैसा कि हमने पढ़ा, इसका अध्ययन मानव के लिए सरल हो जाता है। जैसे क्या पहले आप यूं रास्ते ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी क्या? पर सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ले, आपको यदि अध्ययन पहले से पता है कि वहां आगे आने पर पहाड़ है, उस पर चढ़ना मुश्किल है, तो आपके लिए सरल हो जाएगा। अन्य कई प्रकार की और क्या क्या हो सकते हैं? क्या कमेंट आ रहे हैं भाई? यदि इसमें भी किसी भी प्रकार के आपके सुझाव है तो आपके सुझाव आमंत्रित है, सुझाव दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके, है ना। और क्या है भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र? क्षेत्र वाला तो क्या पढ़ाना, वैसे ही हम पढ़ के आगे। ये तो लास्ट के अंदर लिखा हुआ था। तो अध्ययन क्षेत्र के अंदर क्या आता है? भूमंडल के अंदर हम बात करते हैं तो आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच हो गया। और वायुमंडल की बनावट कैसी है, उसके संरचना, तत्व, मौसम, जलवायु, तापमान, ये छोड़ो, बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है। छोटी क्लासों में वायुमंडल में क्या अध्ययन करते हैं, जलमंडल में किस प्रकार का अध्ययन करते हैं। हाँ, भूगोल के क्षेत्र, ये थोड़ा सा मैप था तो मैंने किसी निकाल के आपके सामने दिया है। दिख रहा होगा ठीक से? रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। भूगोल के क्षेत्रीय भूगोल किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं? एक हम भूगोल पढ़ते हैं जीव विज्ञान, उसका अध्ययन हम करते हैं मुख्य रूप से मौसम विज्ञान के साथ। भू आकृति विज्ञान एक विषय है जिसका हम भू विज्ञान के नाम से जानते हैं। यदि उसका संबंध भूगोल के साथ रख करके अध्ययन किया जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? आकृति विज्ञान के रूप में भू आकृति विज्ञान के साथ इसका अध्ययन करते हैं। एक विषय है गणित, सब विषय आप पढ़ गया। यदि उसका भूगोल के साथ अध्ययन मिला करके किया जाए तो उसे हम कहते हैं गणित या खगोलीय भूगोल के नाम से जानते हैं। एक ये ऊपर लिखे वाले ये जो सारे हैं ना, ये अलग विषय है,
और तथा यदि ये अंदर लिखे हुआ जो विषय है वो विषय है जिनका भूगोल के साथ अध्ययन करने पर उसका नाम बदल जाता है। फिर भी मैं आपको सभी को एक बार बता देता हूं। सामाजिक भूगोल जो समाज शास्त्र है उसका अलग विषय से साथ अध्ययन किया जाए उसे हम समाज शास्त्र सामाजिक भूगोल के नाम से जानते हैं। एक विषय पड़ता है दर्शन शास्त्र, यदि उसको भूगोल के साथ अध्ययन किया जाए तो हम भौगोलिक चिंतन करते हैं। यदि एक विषय इतिहास, जैसा हम पढ़ गया है उसका पहले कि इतिहास को भूगोल के साथ मिलाकर के अध्ययन किया जाए तो उसे हम ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र का हम अगर भूगोल के साथ मिलाकर अध्ययन करें तो उसको हम राजनीतिक भूगोल कहते हैं। जनांकीय का अगर हम भूगोल के साथ मिलाकर के अध्ययन करें तो उसे हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। अर्थव्यवस्था का हम अर्थशास्त्र का यदि हम अध्ययन यदि भूगोल को मिला करके करें तो उसे आर्थिक भूगोल कहा जाता है। फिर यदि मृदा विज्ञान जो होती है, मिट्टियों के बारे में जानकारी देती है, उसका यदि अध्ययन करें तो उसको हम मिट्टियों के साथ अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा भूगोल के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान का यदि भूगोल के साथ अध्ययन किए तो उसे पादप भूगोल के नाम से जानते हैं। ये वहां पर लिखा है आपके चैप्टर में। वैसे मुझे मानव शास्त्र मानव के बारे में, यदि मानव ने किस किस प्रकार के कार्य इस धरती पर किए, उसकी संस्कृति, उसका किस प्रकार का पहनावा, वेशभूषा, अन्य सभी प्रकार के मानव द्वारा जो कुछ भी किया जाए, यदि मानव का अध्ययन किया जाए और वो मानव शास्त्र जो विषय है उसको यदि भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन किया जाए तो उसे हम किस प्रकार के जानते हैं, सांस्कृतिक भूगोल से जानते हैं। ये मानव भूगोल वाले ठीक है आगे होंगे आपके। हाँ, भूगोल की शाखाओं के बारे में इसको कम करना पड़ेगा ना। हो जाएगा इतने से। चलिए, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर हम बात करते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले इनका बात करते हैं। भौतिक भूगोल का हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं इस आधार पर कि भू आकृति विज्ञान और मृदा विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान, उसमें भी कौन कौन से आ सकते हैं। इसके बाद मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं सांस्कृतिक, जनसंख्या, आर्थिकी, और आर्थिकी में भी अलग अलग प्रकार के कि कृषि को आर्थिक किस प्रकार, अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि किस प्रकार, और कृषि के अंदर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन किस प्रकार जो भूगोल के साथ काम करता है, या पर्यटन की वजह से अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है, उसका हम आर्थिक भूगोल अध्ययन करते हैं। संरचना किस प्रकार की है उसके अध्ययन करते हैं। औद्योगिक, नगर वगैरह, ये जो भी तत्व है वो जो आर्थिक रिलेटेड जुड़े हुए उनका अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि ये भूगोल, यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उसका विशेष तौर से ये देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना। ये भी कोई बड़ी बात, ये परिभाषाएं थोड़ी सी याद रखना है ना कि भूगोल क्या है। दो व्यक्ति है, रिचर्ड हॉटसन और अल्फ्रेड हेटनर नाम के, इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। हॉटसन महोदय क्या कहते हैं, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक व क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। वहीं अल्फ्रेड हेटनर कहते हैं भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। आप याद कर लेना, और नहीं भी करोगे तो कोई भी विशेष तौर पर भूगोल का एक विद्यार्थी होने के नाते हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। काफी बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग चैप्टर है ये, जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे। पहली बात तो समझ में ही नहीं आता, एक बार वीडियो देखेंगे वापस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। रटाने वाली चीज कुछ है नहीं, समझाने वाली जितना था मैंने प्रयास किया समझाया आ जाए। बाकी जैसे जैसे भूगोल का आप अध्ययन करेंगे आप भूगोल के बारे में समग्रता से अपनी पहचान को वहां पर देखते जाएंगे किस किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।